नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है, जो कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है 12 मार्च 2024 को। जी हाँ बच्चों, आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा फिजिकल एजुकेशन का, क्लास 12th का मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है, इसका जो आपका एग्जाम होगा बच्चों 12 मार्च 2024 को, ठीक है। तो इस दिन के पेपर के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी कि देखो, ये आप कह सकते हो एक रिवीजन वीडियो, ठीक है। देखो, मैंने आपको पूरा 10 चैप्टर मैंने आपको पहले करवा रखा है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ उससे, ठीक है। मतलब हर एक 10 चैप्टर है आपका, तो जो है मैं आपको 10 वीडियो में जो है, मतलब एक चैप्टर में एक वीडियो, ठीक है। तो जो है कहने कि मैं आपको जो रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है, आप समझ सकते हो। पूरा जो आपका रिवीजन जो है पूरे पहले से लेकर के 10वें चैप्टर तक करा दिया जाएगा। बहुत ही मतलब जो टॉपिक है ना पूरा आपको बिल्कुल समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, यानी 12 मार्च का जो आपका पेपर होगा 2024 को फिजिकल एजुकेशन का, तो उसके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्लीज़ आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। और आज के इस वीडियो में आपको चैप्टर पहला जो है आपका, जिसका नाम क्या है बच्चों, खेल कार्यक्रमों का प्रबंधन, ठीक है। आपके चैप्टर का नाम क्या है, खेल कार्यक्रमों का प्रबंधन। तो इस पूरे चैप्टर का हम कंप्लीट आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब पूरा कह सकते हो आप रिवीजन करेंगे इस पूरे चैप्टर का हम, ठीक है। पूरा चैप्टर में आपको बिल्कुल विस्तार से बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो बस वीडियो को ध्यान से देखें, और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ बोर्ड एग्जाम देने से पहले जो है आप इस वीडियो को जरूर देखें, आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखो बच्चों, आपका जो पहला चैप्टर है खेल कार्यक्रमों का प्रबंधन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रबंधन का अर्थ क्या होता है, यानी जो प्रबंधन है इस शब्द का अर्थ क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए, ठीक है। देखो, विभिन्न समूहों तथा व्यक्तियों के साथ मिलकर किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने तथा करवाने की कला को प्रबंधन कहते हैं। देखो, प्रबंधन का अर्थ क्या होता है बच्चों, कि जब आप विभिन्न व्यक्तियों या विभिन्न समूहों के साथ जब मिलकर जो है ना, मान लो आप 10 लोग आपका ग्रुप है, आपने 10 लोग मिलकर आपने कोई काम को किया, तो वो क्या प्रबंध किया आपने। कहते हैं कि जैसे आप कहीं जाते होगे शादी ब्याह में, तो वहां कहते नहीं होंगे कि यहाँ का प्रबंध जो अच्छा था, यहाँ का जो मेजरमेंट बहुत ज्यादा बढ़िया था। तो यही है, मतलब देखो, जब हम व्यक्ति के साथ या समूह के साथ मिलकर किसी कार्य को सफलतापूर्वक करवा लेते हैं ना, तो उसी को हम जो है प्रबंधन कहते हैं। जैसे मान लो ये आपका चैप्टर ये खेल के ऊपर बेस है पूरा, ठीक है, खेल कार्यक्रमों का प्रबंधन। तो देखो, खेल में प्रबंधन होता है सभी को। जैसे मान लो क्रिकेट का खेल आयोजित करवाना है, आप देखिए तो फोटो ये क्रिकेट का है। मान लो क्रिकेट का मैच जो है हमें ऑर्गेनाइज करवाना है, आयोजित करवाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे देख सकते हो आप, साइड में पूरा प्रबंध करेंगे, ठीक है। आपस में मतलब बातचीत करके, मीटिंग करके जो है पूरा खेल जो हम किस प्रकार से कर सकते हैं पूरा डिस्कस करेंगे। देख सकते हो बहुत सारे लोग यहाँ पे आपस में, विभिन्न समूह है, बहुत सारे लोग हैं, ये सब मिल करके जो है आपस में डिस्कशन करके जो है पूरे खेल टूर्नामेंट को आयोजित करवाएंगे, मतलब प्रबंध करवाएंगे, ठीक है। समझ गया, प्रबंध का मतलब किसी भी चीज़ को जो है आयोजित करवाना है, फिर उसके बारे में जो मतलब समझ सकते हो पूरा समूहों के साथ मिलकर, व्यक्ति से मिलकर किसी भी कार्य को जो हम सफलतापूर्वक करवा लेते हैं ना, तो वो प्रबंधन कहला जाता है। अब देखो, खेल कार्यक्रम प्रबंधन के कार्य, देखो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैंने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी नोट्स बना रखा है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो को ध्यान से देखें, ठीक है। मैंने आपको हर एक चीज़ बारीक से बताया है, बिल्कुल ऐसे आपको समझाने का प्रयास किया मैंने वीडियो में कि आपको कोई दिक्कत ही ना आए, ठीक है। देखो, हमारा टॉपिक क्या है, खेल कार्यक्रम प्रबंधन के कार्य। यानी आपने पढ़ लिया प्रबंधन का मतलब किसी भी मतलब व्यक्ति के साथ मिल करके जो है जो हम प्रबंध करवाते हैं, हमारा खेल प्रबंधन कहलाता है। अब जो खेल कार्यक्रम प्रबंधन है, इसके कितने कार्य होते हैं, तो ये 5 कार्य होते हैं। टोटल कितने होते हैं, तो 5 कार्य होते हैं। पहला होता है हमारा योजना, दूसरा संगठन, तीसरा नियुक्तिकरण, चौथा निर्देशन, और पांचवा होता है हमारे बच्चों नियंत्रण। जैसे मान लो आपको कोई भी खेल है, देखो इसका अर्थ ही है कि खेल कार्यक्रम प्रबंधन के कार्य, मतलब कोई भी आप खेल का प्रबंध करवा रहे हो, मान लो आप क्रिकेट करवा रहे हो प्रबंध, आप जो है बास्केटबॉल का प्रबंध करवा रहे हो, या फिर आप जो बैडमिंटन का जो है प्रबंध करवा रहे हो, तो उसके 5 कार्य होते हैं बच्चों, योजना, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। इन सभी को 5 को हम आगे समझने वाले हैं। ध्यान से देखिए वीडियो को। देखिए, सबसे पहले समझते हैं योजना। देखो, योजना बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है। आप यदि योजना ही नहीं बनाओगे तो आप किसी को काम को अच्छे से कर नहीं सकते, ठीक है। देखो, योजना क्या है, तो योजना एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है। योजना जो है एक पहले से निर्धारित प्रक्रिया है, जो किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है। देखो, मैं आपको बता दूं योजना क्या है, तो योजना एक पहले से यानी पूर्व निर्धारित एक प्रक्रिया है, जो किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है। जैसे मान लो इंडिया टीम का जो लक्ष्य है वर्ल्ड कप जीतना, तो वर्ल्ड कप जीतने के लिए जो है एक पहले योजना बनाएंगे ना, योजना बनाएंगे तो क्या वो अच्छी तरीके से खेल पाएंगे, और जब अच्छे तरीके से खेल पाएंगे तो कहीं ना कहीं जो विजेता भी होंगे, और विजेता होंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। तो क्या है मतलब समझ सकते हो आप, मतलब एक पूर्व यानी पहले से एक निर्धारित प्रक्रिया होती है,
जो किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती है। जैसे मान लो ये मीटिंग हो रहा है, समझ सकते हो, ये मीटिंग हो रहा है तो आप डिस्कस करेंगे कि हाँ मैं इस बार जो है वर्ल्ड कप जीतना है, तो वर्ल्ड कप जीतने के लिए जो ये मतलब कहने की प्लानिंग करेंगे, योजना बनाएंगे और जीत भी जाएंगे। समझ गया पहला कार्य। देखो बच्चों मतलब यही है ना कि जो 5 कार्य है ना आपके, तो ये क्या है कि मतलब जो खेल कैसे हम आयोजित करवा सकते हैं वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला समझ गया, हम योजना बनाएंगे तो खेल आयोजित हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखो कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि योजना के उद्देश्य बताइए। जैसे मान लो आपने कोई योजना बनाया, मैं आपको उदाहरण दूं आसान शब्दों में। जैसे मान लो आप क्लास 12th में अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने योजना बनाया कि आपको क्लास 12th में 95% मार्क्स जो है वो अचीव करना है, यानी प्राप्त करना है, ये नंबर आपको प्राप्त करना है। तो आप योजना बना लिए। अब योजना बनाने से आपको क्या क्या फायदा होगा, आप अच्छे कर पाओगे, आपको पता रहेगा ना, एक प्लानिंग बना रहेगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जो है बिना प्लानिंग के पढ़ाई कर रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं उसको क्या करना है क्या नहीं करना, तो कहीं वो खराब है। अब कोई व्यक्ति जो है, कोई बच्चा जो है मान लो वो एक प्लानिंग से पढ़ाई करता है, योजना बनाता है, टाइम टेबल बनाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करता है, बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट आता है, तो ठीक उसी प्रकार जो खेल है उसके अंदर योजना क्या उद्देश्य है वो आपको बताना है। देखो जाहिर सी बात है, योजना बनाएंगे तो खेल जो है बढ़िया से हो पाएगा और खेल में जो गलती की संभावना कम होगी, खेल में जो है अच्छे खिलाड़ी उभर कर सामने आएंगे। ठीक है, ये सब पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। देखो योजना बनाने से खेल कार्यक्रम के उद्देश्य और लक्ष्य स्पष्ट हो जाते हैं। यदि हम योजना बनाकर कोई कार्य करेंगे, कोई खेल खेलेंगे, तो हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मान लो क्रिकेट हम खेल रहे हैं तो हमारा गोल सेट हो जाएगा, हमें क्रिकेट में अच्छे मतलब परफॉर्मेंस देना है, तो हमारा लक्ष्य स्पष्ट रहेगा और जो हमारा उद्देश्य भी बिल्कुल क्लियर रहेगा। योजना बनाने से कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान कार्यक्रम संबंधित गतिविधियों पर पूरी तरह नियंत्रण रहता है। जब हम योजना बना कार्य करेंगे तो हमारे पूरा कंट्रोल रहेगा कार्यक्रम पर। ठीक है, मतलब अच्छे तरीके से कार्य जो है संपन्न हो पाएगा, खेल प्रदर्शन बेहतर होता है। सभी को पता है यदि हम योजना बनाकर खेलेंगे तो जो हमारा खेल का प्रदर्शन है ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। खेल के दौरान गलतियों की संभावना बहुत ही कम होती है। देखो यदि हम योजना बनाकर खेलेंगे तो खेल में जो गलती की संभावना है ना वो बहुत ज्यादा कम होगी। ठीक है, ना के बराबर गलती होती है। निर्धारित समय पर उद्देश्य की प्राप्ति हो रही होती है। ठीक है, जो आपने मतलब एक टाइम फिक्स कर रखा है आपको मतलब ये अचीव करने का, तो आपको जो टाइम फिक्स है जो आपका निर्धारित समय है ना, उसी आपको निर्धारित समय पर आपको जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, खेल संबंधी दिशा निर्देश स्पष्ट होते हैं। जो खेल संबंधी आपके दिशा निर्देश है वो आपको बिल्कुल क्लियर होंगे कि आपको जो है कहाँ पे क्या करना है, वो आपको बिल्कुल स्पष्ट होंगे। ठीक है, खेल प्रतियोगिता का संचालन सही तरीके से हो पाता है। आप मान लो योजना बना के खेलोगे तो कहीं ना कहीं आपको खेल का जो संचालन है मतलब खेल जो आप अच्छे तरीके से खेल सकते हो। ठीक है, समझ गया आप योजना का उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों हमने यहाँ पे क्या समझा, हमने पहला समझा योजना के बारे में। अब हम समझते हैं संगठन के बारे में। दूसरा हमारा क्या है, संगठन। तो संगठन के बारे में समझते हैं। देखो संगठन का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कार्यक्रम संबंधी कार्यों को परिभाषित एवं वर्गीकृत किया जाता है। देखो संबंध, ये जो संगठन है इसका तात्पर्य बच्चों इससे है कि जो भी मान लो कार्यक्रम है उसके जो कार्य उसको बांटा जाता है। जैसे मान लो आपको उदाहरण दूं, जैसे मान लो क्रिकेट का एक हमको जो है एक मैच आयोजित करवाना है, तो उसमें क्या है, उसमें जो है मैदान को जो है देखने के लिए अलग लोग चाहिए। ठीक है, साफ सफाई के लिए अलग चाहिए, स्वागत के लिए अलग लोग चाहिए। ठीक है, और जो है खिलाड़ियों के लिए खान पान की व्यवस्था के लिए अलग लोग चाहिए। तो हम पहले कार्य देखते हैं। ठीक है, मतलब क्रिकेट को खेल को आयोजित कराने में हमारे के पास कितने कार्य बनेंगे, हमें कौन कौन सा कार्य करना पड़ेगा, पहले हम उसको वर्गीकृत करते हुए हमारा संगठन में आता है। मतलब हम एक ग्रुप बना लेते हैं कि हाँ इस ग्रुप ये एक काम मतलब काम को बांट देती है, ये काम है, ये काम है, मतलब बिल्कुल वर्क को बांटते, वर्क ढूंढते क्या क्या काम है। जैसे मान लो आपको और आसान शब्दों में समझाऊं, जैसे मान लो आपके घर में किसी का जो है बर्थडे पार्टी है, आपके मान लो भाई का बर्थडे पार्टी है, तो जो है मान सकते हो आप काम बनाओगे। हाँ केक लाने का काम इसका है, गुब्बारे लाने का काम इसका है, सजावट का काम इसका है, और लोगों को जो है हैंडल करने का काम इसका है। ठीक है, और जो है खाने पीने का काम इसका है। मतलब काम बांटोगे ना, तो काम बांट रहे हो तो ठीक इसी प्रकार खेल के अंदर भी काम बांटा जाता है। ठीक है, समझ गया आप। और उन्हें विभिन्न समितियों या व्यक्तियों को सौंपकर उन्हें अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण किया जाता है। अभी हमने काम तो बांट दिया कि हाँ भाई खेल में जो है ये साफ सफाई करना है, परिवहन करना है, परिवहन की सुविधा होनी चाहिए, खिलाड़ी के लिए खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। हमने काम तो बांट दिया, अब काम करेगा कौन, काम तो मनुष्य करेगा ना। तो हम मनुष्य को चुनेंगे, उस मतलब मनुष्य को चुनेंगे कि हाँ कौन सा मनुष्य जो है इस कार्य के लिए सटीक है। जैसे मान लो ये मतलब लीडर है, ठीक है, लीडर मान लो सकते हो इनको। और मान लो ये खेल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो चुनेंगे हाँ इनसे ये काम हो सकता है, इनसे ये काम हो सकता है। मतलब आपस में डिस्कशन करके जो है लोगों को जो चुनते हैं, तो मतलब समझ तो संगठन का मतलब समझ गया आप। देखो आपने यहाँ पे क्या समझ, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। देखो
देखो आपको बताता हूँ, देखो 1 मिनट में इसको रफ कर लेता हूँ। देखो देखो आपने क्या समझा, पहला हमने समझ लिया योजना, दूसरा हमने समझ लिया संगठन। तो संगठन में आपने क्या समझा, देखो पहले तो हम योजना बनाएंगे, खेल को ये समझ लो आप कि हम खेल को आयोजित करने के लिए जो है ये 5 कार्य कर रहे हैं टोटल, ठीक है। तो पहला हमने योजना बना लिया, फिर हम संगठन बनाएंगे, काम को बांटेंगे, काम क्या है, हम काम देखेंगे, काम बांटेंगे, ठीक है। अब अगला समझते हैं। देखो अगला आता है हमारा नियुक्तिकरण। देखा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझा। देखो नियुक्तिकरण, देखो क्या आपने समझा, पहला हमने योजना बना लिया, ठीक है भाई। दूसरा हमने जो है संगठन बना लिया, काम को बांट कर लिया, ठीक है जी। अब तीसरा क्या है, नियुक्तिकरण बच्चों, नियुक्तिकरण ही लोगों को चुनना, लोगों को चुनना किसी कार्य के लिए। जैसे मान लो हमने कार्य बांटा कि मैदान की देखरेख करनी है, खिलाड़ियों का जो मनोरंजन करना है, खिलाड़ियों के लिए जो है यातायात की सुविधा प्राप्त करवानी है, तो ये कार्य को कौन करेगा, कोई मनुष्य तो करेगा, कोई टीम तो करेगी, तो उसको चुनना। देखो नियुक्तिकरण का मतलब क्या होता है, चुनना, मतलब इस कार्य के लिए चुनना, ठीक है। जो कार्य है उसके लिए लोगों को चुनना नियुक्तिकरण कहलाता है। देखो नियुक्तिकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत किसी विशिष्ट पद या कार्य के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति का चयन तथा प्रशिक्षण किया जाता है। तो नियुक्तिकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से जिसके द्वारा जो है मतलब बहुत ज़्यादा मतलब जो स्पेशल व्यक्ति, जैसे मान लो आपको काम करवाना है परिवहन का, मतलब खिलाड़ी को जो है उनके घर से लाना है और जो है उनको मतलब ग्राउंड तक लाना है, ठीक है। तो परिवहन का आपको काम करना है, तो आप परिवहन का काम किसको दोगे, जो खिलाड़ी मतलब जो व्यक्ति अच्छा होगा, एक्सपीरियंस होगा, उसको दोगे ना। तो मतलब ये होता है लोगों को चुनना और उनको कार्य बांट देना। समझ गया आप नियुक्तिकरण का मतलब। अब आगे समझते हैं निर्देशन। देखो निर्देशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हो। मान लो कोई कार्य करवाना है, यदि आपका जो है कहेंगे आपका दिशा निर्देश ही सही नहीं है तो कैसे काम होगा, नहीं होगा ना। तो वो इसमें आता है। देखो मानवीय संसाधन को उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जरूरी दिशा निर्देश देना और उनका मार्गदर्शन करना तथा उन्हें निरंतर रूप से प्रेरित करना की प्रक्रिया को निर्देशन कहते हैं। देखो मनुष्य का आपसे पता है निर्देश देने का आवश्यकता सबको होती है। जैसे मान लो आप क्लास 12th में पढ़ते हो, ठीक है, तो आपको बहुत लोग गाइड करते होंगे, हाँ आप जो है ऐसे पढ़ो, इस तरह से पढ़ो, आपके टीचर बताते होंगे। तो क्या है, आपको करेंगे गाइड कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, तो आपके नंबर बढ़िया आएंगे। तो ठीक इसी प्रकार खेल में भी जो है मान लो हमने व्यक्ति को चुन लिया कि हाँ मैदान का देखरेख करना है, मैदान की साफ सफाई करनी है, व्यक्ति को चुन लिया, लाइट वगैरह लगवाना है, टूर्नामेंट अच्छे से आयोजित करवाना है, हमने व्यक्ति को चुन लिया, लेकिन व्यक्ति को हम इंस्ट्रक्शन देंगे, उनको बताएंगे हाँ आपको जो ऐसे ऐसे काम करना है, ताकि गलती की संभावना बहुत ही कम हो सके, ठीक है। देखो आपने यहाँ पे क्या समझा, चारों समझ लिया। आपने पहले समझा योजना, दूसरा आपने समझा संगठन, तीसरा आपने समझा नियुक्तिकरण और चौथा आपने समझ लिया निर्देशन। अब पांचवा आता है बच्चों का नियंत्रण। देखो जब आपने योजना बना लिया, संगठन बना लिया, लोगों को काम भी दे दिया और जो है कहने का आपने उनको दिशा निर्देश भी दे दिया, अब पांचवा आपका आता है लास्ट वाला नियंत्रण। इसमें क्या है ना बच्चों, इसमें जो आपका नियंत्रण हो जाएगा, जैसे मान लो नियंत्रण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कार्य को पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप किया जाता है। जो भी कार्य है ना उसको पूर्व निर्धारित, जो पहले से निर्धारित जो योजना होता है ना उसके अनुरूप किया जाता है। देखो नियंत्रण का मतलब बताओ, देखो आपने मान लो क्रिकेट का उदाहरण लेते हैं, क्रिकेट को आपने आयोजित करवाना है, तो आपने सब चीज बांट दिया, तो क्या आप नियंत्रण आपका कंट्रोल ही होंगे, आप आराम से जो है बैठ के जो है देख सकते हो पूरा मतलब टीम को, ठीक है, मतलब हैंडल कर सकते हो, ये आपका कंट्रोल हो जाएगा। समझ गए आप, मतलब पांच जुड़ा हुआ है, पहले आप योजना बनाओगे, फिर आप काम को देखोगे, फिर जो है आप जो उनको काम को में लोगों को बांटोगे, फिर आप उनको दिशा निर्देश दोगे, फिर जो है आपका ऑटोमेटिक नियंत्रण पूरे जो है खेल प्रतियोगिता में कायम हो जाएगा। ये समझ गए आप। अब आता है बच्चों हमारा अगला टॉपिक। देखो मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक पूरे विस्तार से कंप्लीट चैप्टर बताने वाला हूं, ठीक है। आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत ही आपके लिए फायदेमंद है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो यदि आपने तैयारी कर ली है पूरी, तभी आप एक बार दोबारा देख सकते हो, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। देखो अब टॉपिक आता है हमारा विभिन्न समितियां व उनकी जिम्मेदारियां। जो समितियां हैं बहुत सारी प्रकार की, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां। तो मैं आपको बता दूं समिति टोटल आपकी 3 प्रकार की है। पहला आपका टूर्नामेंट से पहले की समितियां, दूसरा आपका टूर्नामेंट के दौरान की समितियां और तीसरा आपका टूर्नामेंट के बाद की समितियां। टोटल आपकी 3 प्रकार की समितियां होती है, ठीक है। देखो समिति के मतलब आपको बताऊं, देखो आपने संगठन इससे पहले पढ़ा, संगठन के बारे में, ठीक है, संगठन के बारे में पढ़ा, तो उसमें क्या काम को हम ढूंढते हैं, कार्य को ढूंढते हैं, क्या ये कार्य है। लेकिन आपने जब नियुक्तिकरण पढ़ा था, नियुक्तिकरण तीसरा जो आपका था खेल कार्य कर प्रबंधन कार्य, जब आपने नियुक्तिकरण पढ़ा तो उसमें क्या हम काम को लोगों को बांटते हैं, तो वही समितियों को काम बांटेंगे ना। तो देखो टूर्नामेंट को आपको बता रहा हूँ खेल प्रतियोगिता को टूर्नामेंट कहते हैं। मान लो कोई भी खेल आयोजित करवा रहे हो, मान लो क्रिकेट करवा रहे हो,
तो जो क्रिकेट खेल ही आपका टूर्नामेंट कहलाएगा, ठीक है। तो जो मतलब कैसे खेल आयोजित हो सकता है, तो 3 समितियां मुख्य भूमिका निभाती है, ठीक है। इसको 3 प्रकार से पढ़ते हैं। पहला आपका टूर्नामेंट से पहले की समितियां, दूसरा टूर्नामेंट के दौरान की समितियां, तीसरा टूर्नामेंट के बाद की समितियां। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि टूर्नामेंट से पहले की समितियों के बारे में बताइए, या बाद की समितियों के बारे में बताइए, या फिर टूर्नामेंट के दौरान की समिति के बारे में बताइए। समझते हैं करके विस्तार से, ठीक है। पहला समझते हैं बच्चों टूर्नामेंट का अर्थ। ये जो टूर्नामेंट है इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। टूर्नामेंट का हम अर्थ समझते हैं। देखो, टूर्नामेंट का अर्थ होता है एक योजना के तहत विभिन्न टीमों के बीच खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना टूर्नामेंट कहलाता है। जैसे मान लो आपको क्रिकेट खेल का जो है आयोजन कराना है, तो आपने एक योजना बनाया। एक योजना के तहत जब आप जो है किसी खेल प्रतियोगिता का आयोजन करते हो, तो वो आपका टूर्नामेंट कहलाता है। सीधी सी बात है, जो भी खेल प्रतियोगिता है ना, उसका आयोजन करना ही टूर्नामेंट कहलाता है। जैसे क्रिकेट खेल है, इसका आपने आयोजन किया तो ये टूर्नामेंट कहलाएगा, ठीक है। समझ गए आप टूर्नामेंट का अर्थ। अब हम समझते हैं टूर्नामेंट से पहले की समितियां, यानी जो खेल टूर्नामेंट है उससे पहले की जो समितियां हैं उनका क्या क्या भूमिका है, वो आपको समझना है। मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, बिल्कुल बारीकी से, ठीक है। ध्यान से आपको देखना, समझ में आ जाएगा। पहला आपका ये आयोजन समिति, नाम ही से आप समझ सकते हो आयोजन समिति। इस समिति का काम ही होता है टूर्नामेंट को आयोजित करना। जो भी खेल टूर्नामेंट है इसको आयोजित करना काम होता है आयोजन समिति का, ठीक है। आपको बता दें, देखो इस समिति का मुख्य कार्य होता है खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना। देखो आप नाम से याद रखो, आयोजन समिति यानी खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना। जैसे मान लो खेल प्रतियोगिता है क्रिकेट, इसका जब आयोजन होता है, ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर इसका आयोजन करते हैं, तो क्या ये आयोजन समिति का मतलब काम को बांटा गया है। मतलब खेल को क्रिकेट खिलवाना है, लेकिन कैसे खिलवाएंगे, एक सिस्टम से खिलवाएंगे ना, तो वही है। पहला आपका आयोजन समिति है। अगला हमारा वित्तीय समिति। देखो बच्चों, ये इसकी बात हो रही है, मतलब समझ सकते हो आप कि टूर्नामेंट से पहले की समिति बात हो रही है, यानी जब टूर्नामेंट भी शुरू नहीं हुआ है, खेल प्रतियोगिता भी शुरू नहीं हुई है, उससे पहले क्या क्या मुख्य भूमिका निभाना है, वो बात हो रही है। अगला हमारा वित्तीय समिति। देखो वित्तीय मतलब जो पैसे से जुड़ा हुआ, मतलब जो है जो बजट होता है ना, पैसे, अब देखो जो फोटो का पैसे का फोटो आपके सामने, मतलब जो भी पैसे जो मतलब फाइनेंशियल रूप से जो भी जो है काम होता है, वो इस समिति का होता है। देखो इस समिति का मुख्य कार्य टूर्नामेंट संबंधी वित्तीय प्रबंधन करना होता है। जो भी टूर्नामेंट जो भी वित्तीय प्रबंधन करना होता है वो इस समिति का कार्य होता है। मतलब जो भी मान लो खर्चा होगा, मान लो टूर्नामेंट में हेलमेट चाहिए और जो उपकरण चाहिए, सब चीज चाहिए, तो उसका खर्चा होगा ना, तो वो इसका काम होता है वित्तीय समिति का, ठीक है। तथा इस समिति को सभी प्रकार की वित्तीय प्राप्तियों का व्यय का लेखा जोखा बनाना होता है। समझ सकते हो, पूरा मतलब बजट वाला समिति है। इसमें जो है ना, इसको पूरा एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि हाँ इतना खर्चा हुआ, इतना आयोजन में इतना खर्चा हुआ, मतलब पूरा एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है इस समिति को, वित्तीय समिति। आप देखो बच्चों, हमारा तीसरी समिति प्रचार समिति। देखो नाम से पहले रखना, तीसरा का प्रचार समिति, यानी इस समिति का कार्य होता है कि टूर्नामेंट का प्रचार करना। मान लो कोई भी खेल टूर्नामेंट है, उसका प्रचार करना जो है इस समिति का कार्य होता है, ठीक है। इस समिति का मुख्य कार्य खेल प्रतियोगिता का प्रचार करना होता है। जो खेल प्रतियोगिता है ना बच्चों, उसका प्रचार करना ही इस समिति का बहुत ही ज्यादा मुख्य कार्य होता है। जैसे मान लो क्रिकेट खेल है, तो ये जनता के बीच में कौन बताएगा कि क्रिकेट खेल आयोजित हो रहा है? टीवी के माध्यम से बताएंगे, न्यूज़पेपर के माध्यम से बताएंगे, इंटरनेट के माध्यम से बताएंगे। तो क्या है, मतलब पूरे प्रचार करें। जैसे मान लो ये क्रिकेट खेल है, ये मान लो 10 तारीख को हो रहा है, 10 दिसंबर 2023 को हो रहा है, मान लो एक आप एग्जाम्पल मान सकते हो, ये 10 दिसंबर 2023 को हो रहा है। तो इसके बारे में लोग कौन बताएगा? तो मतलब प्रचार समिति बताएगी ना। इसका काम होता है कि टूर्नामेंट का प्रचार करें, ताकि लोगों तक जो है जानकारी हो सके कि हाँ इस तारीख को जो है टूर्नामेंट ये आयोजित हो रहा है यहाँ पर। समझ गए आप? और समझते हैं बच्चों तकनीक समिति। देखो नाम ही से पता चलता है तकनीक, यानी टेक्निकल रूप से जुड़ा हुआ। इस समिति में तकनीक दक्षता प्राप्त अधिकारी होते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों की, जो तकनीक दक्षता प्राप्त अधिकारी होते हैं, जैसे मान लो कोई मतलब स्पेशल जो स्किल वाले लोग होते हैं ना, वो इसके अंदर शामिल होते हैं। जैसे मान लो इलेक्ट्रिशियन हो गया आपका, जो बिजली वगैरह काम करते हैं, तो वो कहने के जो लाइटिंग वगैरह लगा, लाइट फिटिंग वगैरह करेंगे, ठीक है। यह समिति सभी प्रकार के खेल उपकरणों की देखरेख करती है, ठीक है। जो भी खेल उपकरण है उसकी देखरेख करती है तकनीक समिति, ठीक है। मैदान की देखरेख करती है, जो मैदान है उसकी देखरेख करती है समिति, तथा प्रकाश आदि की व्यवस्था करती है। मतलब देखो खेल टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है, तो उसमें जो प्रकाश हो गया आपका, जो है मैदान का देखरेख, वो सभी जो है तकनीक समिति करती है, मतलब जो टेक्निकल रूप से जुड़ा हुआ, ठीक है। और इसमें तकनीक दक्षता प्राप्त अधिकारी होते हैं। देखो दक्षता मतलब ये होता है कि जो है मतलब कह सकते हो कि मतलब जो पढ़े लिखे या कह सकते हो जो स्किल वाले लोग होते हैं ना, उनका यहाँ पे काम होता है। जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिशियन है, तो वो दक्षता तो है, उनको मतलब काम को नॉलेज तो है ना,
तो वो इसमें इसके अंतर्गत आते हैं। आप समझते हैं क्रय समिति। देखो नाम ही है क्रय समिति, यानी क्रय मतलब खरीदना, किसी भी चीज को जब खरीदते हैं उसको हम क्रय समिति के अंतर्गत लाते हैं। देखो इस समिति का मुख्य कार्य होता है टूर्नामेंट से संबंधित सभी वस्तुओं तथा खेल उपकरणों की खरीद तथा उन्हें उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी इसी समिति की होती है। इसमें क्या मान लो क्रिकेट खेल आयोजित हो रहा है, तो इसमें मान लो जो भी उपकरण है, आपका बैट हो गया, आपका हेलमेट हो गया, बॉल हो गया, ग्लव्स हो गया, पैर वाला हो गया, जो भी मतलब जो भी उपकरण है ना, उसको खरीदना इस समिति का। देखो नाम ही क्रय समिति है, क्रय मतलब खरीदना, मतलब जो भी खेल टूर्नामेंट में जो भी मतलब सामान की जरूरत है उनको खरीदना इस समिति का कार्य होता है। अब हम समझते हैं टूर्नामेंट के दौरान की समितियां। इससे पहले आपने जो भी समझा ये टूर्नामेंट से पहले की समिति थी, यानी जो खेल प्रतियोगिता अभी शुरू नहीं हुआ है उससे पहले जो भी समिति थी ना वो आपने समझा। अब हम समझते हैं टूर्नामेंट के दौरान की समिति, यानी खेल प्रतियोगिता अब शुरू हो गया है, अब कौन सी समिति का जो है मुख्य भूमिका वो समझना है आपको। पहला आपका स्वागत समिति, नाम ही से पता चलता है स्वागत, यानी इस समिति का काम ही होगा जो भी खिलाड़ी आते हैं उनका स्वागत करना। देखो इस समिति का मुख्य कार्य टूर्नामेंट का उद्घाटन, जो टूर्नामेंट है उसका उद्घाटन तथा समापन समारोह के अवसर पर आने वाले सभी अतिथियों के स्वागत संबंधी कार्यों की देखरेख करना होता है। देखो इसमें क्या है, जो भी खिलाड़ी आते हैं उनकी देखरेख करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। जैसे मान लो कोई खिलाड़ी आ रहे हैं, उनका फूलों से, माला से, फूल के माला से उनका स्वागत किया जाता है, ठीक है, फूल वगैरह से उनका स्वागत किया जाता है। तो क्या है, ये आपका है स्वागत समिति के अंतर्गत आता है। आप समझते हैं परिवहन समिति, ठीक है। परिवहन समिति, देखो नाम से पता चलता है परिवहन, मतलब इसका काम ही है कि जो भी खिलाड़ी है उनको उनके घर से लाकर जो है उनको जो है जहाँ पे खेल होगा वहां पे छोड़ना, वापस जब खेल खत्म हो जाए तो वहां पे जो है खेल के स्थान से वापस ले जाकर के उनको वापस उनके घर तक छोड़ना। देखो इस समिति का मुख्य कार्य टूर्नामेंट में भाग ले रहे सभी खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के स्थान से उनके ठहरने स्थान तक ले जाना होता है। मान लो खिलाड़ी का घर यहाँ पे है, तो इनके घर से जो है इनको कौन ले जाएगा पूरे ग्राउंड तक, तो कौन, तो परिवहन, यानी बस के द्वारा। जो भी जैसे मान लो ये खिलाड़ी है, इनको बस के द्वारा, जो भी परिवहन के साधन है उनके द्वारा जो है इनको ले जाया जाता है इनके घर से पूरे जहाँ पे खेलता है वहां पे, ठीक है। तो ये हमारा परिवहन समिति आ जाता है। अब समझते हैं भोजन तथा आवास समिति। देखो नाम ही है भोजन, इसमें जो खिलाड़ी उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना और आवास यानी उनकी ठहरने की व्यवस्था करना। जैसे मान लो कोई टूर्नामेंट लंबा है, 60 दिन का मान लो टूर्नामेंट है, तो खिलाड़ी रोज घर तो जाएंगे नहीं, वहीं पे आसपास रहेंगे, ठीक है। तो इस समिति का मुख्य कार्य खिलाड़ियों के लिए भोजन तथा ठहरने के लिए स्थान का प्रबंध करना होता है। जो खिलाड़ी है उनके लिए भोजन का और उनके ठहरने के लिए स्थान का प्रबंध करना इस समिति का कार्य होता है। जैसे मान लो खिलाड़ी है, इनके लिए भोजन का और स्थान का जो प्रबंध करना इस समिति का कार्य होता है। अब समझते हैं सजावट व समारोह समिति। इसके देखो नाम ही है सजावट व समारोह समिति, ठीक है। तो देखो खेल मैदान, स्टेडियम तथा कार्यक्रम से संबंधित सभी प्रकार की सजावट की जिम्मेदारी इसी समिति की होती है, ठीक है। जो भी जिम्मेदारी है ना खेल मैदान से जुड़ा हुआ वो इसी समिति की होती है। तो वो चित्र जो है ये बाय मिस्टेक लग गया, ये आपका अगले स्लाइड पे आएगा, आप देख सकते हो, ये आपका आगे में आएगा, ये जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे लग गया है, ठीक है, समझ सकते हो आप। तो देखो खेल के मैदान जो है स्टेडियम वगैरह हो गया, ठीक है, सजावट मतलब पूरा सजावट करना खेल स्टेडियम का, ठीक है। और उद्घाटन पुरस्कार वितरण समारोह के लिए जो है आवश्यक प्रबंध करने के लिए भी जो है इसका कार्य होता है। और ये समिति जो है ट्रॉफियों, तमगों और प्रमाण पत्र आदि का प्रबंध करती है। जैसे मान लो इस समिति का कार्य क्या होता है, जो भी मेडल्स वगैरह है, जो भी ट्रॉफी वगैरह है उसका प्रबंध करना भी इस समिति का कार्य ही होता है, ठीक है, समझ गए आप। मतलब सजावट करेंगे पूरे टूर्नामेंट, आप देखते हो पूरा जो मैच है मतलब पूरा सजा हुआ रहता है, लाइट वगैरह रहता है, तो उसका कार्य भी हो गया। और जो है पूरा समारोह में समझ सकते हो, मतलब जो भी खिलाड़ी जीतते हैं उनके लिए जो मेडल्स वगैरह का आयोजन करना भी इसी में आता है। अब समझते हैं पुरस्कार समिति। देखो नाम ही है पुरस्कार समिति, यानी इसका काम ही पुरस्कार देना। आप नाम से समिति को याद रखो, ठीक है। इस समिति का मुख्य कार्य विजयी प्रतियोगियों के लिए, मान लो जो भी खिलाड़ी विजयी हुए हैं ये खेल प्रतियोगिता में, उनके लिए पुरस्कार जैसे मेडल हो गया, ट्रॉफी हो गया, सर्टिफिकेट आदि का जो है व्यवस्था करना और उन्हें जो है उनका वितरण करना। मतलब हमें जो है मतलब उस खिलाड़ी इसको ये इसका व्यवस्था भी करना पड़ेगा मेडल का, ट्रॉफी का, और खिलाड़ी जो जीते उनको मेडल्स देना भी पड़ेगा। अब आता है हमारा उद्घोष समिति। देखो नाम ही उद्घोष यानी कमेंट्री, आप इसको इंग्लिश में रख सकते हो कमेंट्री, ठीक है। जिस प्रकार आप देखते हो क्रिकेट में मान लो बैठे हो, कमेंट्री मिलती होगी, हाँ रोहित शर्मा ने इतने रन बनाए, ठीक है, धोनी ने इतने रन बनाए, ठीक है, आपको कमेंट्री मिलती है, जो लोग कमेंट्री करते हैं, तो इसका काम होता है कमेंट्री करना, जो भी लाइव हो रहा है वो सूचना दर्शकों तक पहुंचाना, ठीक है। देखो यह समिति मुख्यतः स्पोर्ट्स मीट या खेलों के दौरान विभिन्न घोषणाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होती है। यह समिति उद्घाटन तथा समापन समारोह तथा खेल स्पोर्ट्स इवेंट की
रनिंग कमेंट्री के लिए उत्तरदायी होती है। मतलब इसका काम है कमेंट्री करना, जो भी खेल प्रतियोगिता में हो रहा है वो दर्शकों तक जो है वो बताना, ठीक है। आप समझते हैं टू खेल मैदान उपकरण समिति, ठीक है। उसका नाम ही खेल मैदान से जुड़ा हुआ समिति है, ठीक है। देखो, इस समिति की मुख्य जिम्मेदारी खेल मैदानों की मार्किंग, ट्रैक एवं फील्ड को तैयार करना होता है। इसके अतिरिक्त खेल प्रतियोगिता, स्पोर्ट्स मीट से संबंधित खेल उपकरणों का प्रबंध करना भी इसी समिति की जिम्मेदारी होती है। जो भी देखो, नाम है खेल मैदान उपकरण समिति, मतलब जो भी खेल का मैदान उसका तैयार, उस खेल के मैदान को तैयार करना जो है वो इस समिति का कार्य होता है। जैसे क्रिकेट खेल है, इसका जो मैदान है इसको तैयार करने का जो कार्य है वो इसी समिति का होता है। समझ गए आप? और समझते हैं रिफ्रेशमेंट व मनोरंजन समिति। इसमें क्या है कि जो भी खिलाड़ी है उनके लिए रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था है, जैसे मान लो जूस वगैरह हो गया, आपका फल्स वगैरह हो गया, और उनका मनोरंजन करने के लिए जो आप देखते हो जो है क्रिकेट में जो वहाँ पे डांस वगैरह होते रहता है, जो है बाहर से जो मनोरंजन करते हैं ना वो भी है, ठीक है। तो यह समिति मेहमानों, खेल अधिकारियों व प्रतियोगियों आदि को रिफ्रेशमेंट, मतलब उनको जो है समय समय में जूस वगैरह, ड्रिंक्स वगैरह जो है पानी वगैरह देती रहती है। और जो है यह समिति है स्पोर्ट्स मीट इवेंट्स के उद्घाटन व समापन समारोह को मनोरंजक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भी उत्तरदायी होती है। मतलब सब कार्यक्रम, मतलब कहेंगे तो पूरा मनोरंजन का काम भी देखो, इनका दो काम होता है। पहला जो है खिलाड़ी के लिए जो ये जो है रिफ्रेशमेंट का व्यवस्था करना, और दूसरा जो है उनका मनोरंजन करना, उनका एंटरटेनमेंट करना। आप देखते हो कि जो मैच के सामने जो लगे होते हैं, डांस वगैरह होता है, मनोरंजन करने के लिए होता है, ठीक है। आप समझते हैं एंट्री व कार्यक्रम समिति। देखो, यह समिति प्रतियोगियों एवं टीमों को प्रवेश के लिए फॉर्म भेजती है। जो भी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं उनको जो है प्रवेश के लिए फॉर्म भेजती है, तथा उनको समय रहते प्राप्त करने का कार्यभार संभालती है। उनको फॉर्म भेजेगी जो है आपको जब आना है इस समय, ठीक है। और जो है उनको जो फॉर्म है उसको प्राप्त करने का कार्यभार संभालती है। प्रतियोगिता में भाग ले रही टीमों के लिए फिक्सर तैयार करना भी समिति का जिम्मेदारी होती है। जो फिक्सर बनता है ना, फिक्सर बनाने की जिम्मेदारी भी जो है इसी समिति की होती है। आप समझते हैं प्राथमिक चिकित्सा समिति। देखो, इसका नाम है चिकित्सकीय उपचार करना। इस समिति का मुख्य कार्य प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ी को चोट लगने की स्थिति में तुरंत उपचार करना इस समिति का कार्य होता है। मान लो कोई खिलाड़ी खेल रहा है, उसको चोट लग गया, तो उसको तुरंत उपचार करने से काम होता है प्राथमिक चिकित्सा समिति। नाम ही प्राथमिक चिकित्सा समिति, मतलब उसको पहले उपचार करना है। मान लो चोट लग गया, हाथ पाँव छिल गया, तो उसका उपचार करना इस समिति का कार्य होता है। आप समझते हैं ऑफिसर्स के लिए समिति। जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए समिति कौन सी है? देखो, यह समिति का कार्य होता है खेल प्रतियोगिता के लिए विभिन्न ऑफिशियल, जैसे कि रेफरी हो गया, आपका जज हो गया, रिकॉर्ड कीपर हो गया, ट्रैक अंपायर्स हो गया, टाइम कीपर हो गया, इन सभी का चयन करना। आप देखते होंगे मैच में जो आपका रेफरी होता है, जज होता है, उनका चयन करना जो इस समिति का कार्य होता है। अब हम समझते हैं टूर्नामेंट के बाद की समितियां। आपने क्या समझा इससे पहले? टूर्नामेंट के पहले का आपने समझ दिया, फिर आपने टूर्नामेंट के दौरान का समझ लिया। अब हम समझेंगे टूर्नामेंट के बाद की समितियां। तो देखो, इसका मतलब क्या, देखो इन समितियों का कार्य होता है कि टूर्नामेंट के बाद सभी व्यवस्थाओं को सुनियोजित ढंग से समेटना। मतलब टूर्नामेंट, मान लो खेल प्रतियोगिता आयोजित हो गया, संपन्न भी हो गया, अब सभी कार्यक्रम को जो है समेटना, मतलब जो भी ग्राउंड खाली करना, कुर्सी वगैरह हटाना, लाइट्स वगैरह हटाना, ये सब हटाना, मतलब समेटना ऐसा काम होता है, ठीक है। देखो, इसमें आपका मुख्य रूप से आ जाता है टूर्नामेंट की बाद की समिति में आपका एक ही आएगा, परिवहन समिति। देखो, उसका काम क्या है? इस समिति का मुख्य कार्य होता है टूर्नामेंट के बाद सभी खिलाड़ियों को उनके आवासीय स्थल तक पहुंचाना होता है। मान लो जो खिलाड़ी टूर्नामेंट में आए थे, खेले, तो उनको उनके घर तक पहुंचाने की समिति का होता है। उन्होंने खेल लिया, अब खेल के बाद जो परिवहन में बैठेंगे, इस बस वगैरह में, परिवहन के साधन में, फिर जो अपने घर पे वापस चले जाएंगे, तो इस समिति का कार्य होता है परिवहन समिति का, ठीक है। अब समझते हैं टूर्नामेंट का महत्व। आपने समझ लिया टूर्नामेंट क्या होता है। खेल प्रतियोगिता, मान लो कोई भी खेल प्रतियोगिता है, क्रिकेट हो गया भी टूर्नामेंट है, आप मान लो वॉलीबॉल भी टूर्नामेंट है। तो टूर्नामेंट का महत्व क्या है, मतलब टूर्नामेंट करने से क्या क्या महत्व होता है? खेल कौशलों का विकास। आपको पता है अगर क्रिकेट खेल होगा तब तो खेल कौशल का विकास होगा। भाईचारे का विकास, जब लोग क्रिकेट खेलेंगे तो भाईचारे का विकास भी होगा। सामाजिक गुणों का विकास, समाज में भी विकास होगा, और खेलों का प्रचार भी होगा। लोग क्रिकेट खेलेंगे, वॉलीबॉल खेलेंगे तो खेल का प्रचार भी होगा। ये सब टूर्नामेंट का महत्व है, ठीक है। आप समझते हैं टूर्नामेंट के प्रकार। देखो, टूर्नामेंट आपका 4 प्रकार का होता है। पहला आपका है नॉकआउट टूर्नामेंट, दूसरा लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, तीसरा आपका है चैलेंज टूर्नामेंट, और चौथा आपका कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। लेकिन आपको बता दूं, आपके सिलेबस में सिर्फ आपको 2 ही पढ़ना है, नॉकआउट टूर्नामेंट और आपको लीग टूर्नामेंट, ठीक है। ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है, चैलेंज टूर्नामेंट और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। ये दोनों जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों आपको नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ यही पढ़ना है, नॉकआउट टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट, ठीक है। लेकिन यार यदि आपसे कोई पूछे कि टूर्नामेंट कितने प्रकार का होता है तो आपको 4 बताना है, लेकिन आपको सिलेबस के अनुसार जो है आपको ये दोनों पढ़ना है, नॉकआउट और लीग। देखो, पहले समझो नॉकआउट टूर्नामेंट है क्या।
देखो इस प्रकार के टूर्नामेंट में जो टीम मैच हार जाती है वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। देखो इसका नाम है नॉकआउट, मतलब जो टीम हार गई उसको मैच से बाहर कर देना। जैसे मान लो टीम आपका है, 4 टीम खेल रही है, ए और बी। दो टीम खेला, ए और बी खेला, इसमें से ए जीत गया, ठीक है, ए और बी हार गया। सी और डी खेला, इसमें से डी जीत गया और जो है सी हार गया। मतलब जो टीम हारेगी ना उसको बाहर कर देना, जो जीतेगी वो अगले राउंड में जाएगी। फिर ए और डी में मैच हुआ, फिर ए जीत गया, फिर ए फाइनल विनर कहला गया। मतलब इसका नाम ही समझ लो टू नॉकआउट टूर्नामेंट। यानी देखो इसमें क्या है कि जो खिलाड़ी हार जाती है, जो टीम हार जाती है, वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। आप समझते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के लाभ, यानी जो नॉकआउट टूर्नामेंट इसके क्या क्या लाभ है। तो देखो इस प्रकार के टूर्नामेंट टूर जो है कम खर्चीले होता है, आपको पता है, कम जल्दी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इसमें मैच जो है जल्दी कम मैच होते हैं और जो खिलाड़ी हारते हैं वो बाहर बाहर हो जाते हैं। मैचों की संख्या कम होने के कारण टूर्नामेंट जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार के टूर्नामेंट में समय की बर्बादी बहुत कम होती है, बहुत ही मतलब कम समय का ये टूर्नामेंट होता है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। क्योंकि जो टीम मैच हार जाती है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। जाहिर सी बात है, टीम हारेगी और जो है टूर्नामेंट से बाहर हो गया, इससे जो है मैच भी कम होगा। अब नॉकआउट टूर्नामेंट की हानि क्या है, देखो आप सबको बता रहा हूँ, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, ठीक है, सही और गलत। आप कोई काम कर रहे हो तो उसका सही चीज़ भी है, कोई आप काम कर रहे हो उसका गलत चीज़ भी, मतलब हर चीज़ का दो पहलू होता है। तो इसके लाभ आपने समझा, अब इसकी हानि क्या है वो समझो आप। देखो इस प्रकार के टूर्नामेंट में कई बार अच्छी टीमें पहले या दूसरे राउंड में ही टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। इसमें क्या घाटा है ना, मान लो कोई अच्छी टीम है वो पहले राउंड में बाहर हो जाती है, तो इससे क्या है, मतलब अच्छा जो है प्रदर्शन नहीं हो पाता। बहुत टीमों को बहुत सीमित संख्या में मैच खेलने को मिलते हैं, जो टीम है उनको बहुत ही कम मतलब सीमित संख्या में जो है मैच खेलने को मिलते हैं। इसलिए नॉकआउट टूर्नामेंट बहुत लोकप्रिय नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ही फेमस नहीं है, ठीक है। फाइनल मैच में यदि कमजोर टीम, ठीक है, फाइनल मैच यदि कमजोर टीमों के बीच हो तो ऐसे में दर्शकों की रुचि तथा संख्या भी कम हो जाती है। मान लो फाइनल जो मैच है वो कमजोर टीम के बीच ही हो रही है, तो दर्शक उतना इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते। आप समझते हैं लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। आपने नॉकआउट में क्या पढ़ा कि जो टीम हार गई वो बाहर हो गई, लेकिन लीग में ऐसा नहीं। लीग में सभी टीम कम से कम एक बार जरूर खेलती है। देखो ये ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसमें भाग लेने वाली हर टीम टूर्नामेंट में भाग ले रही अन्य टीमों से कम एक बार जरूर खेलती है, मतलब कम से कम एक बार जरूर खेलेगी, ठीक है। जैसे मान लो 10 टीम भाग ले रही है तो 10 टीम जो है आपस में कम से कम एक राउंड जरूर खेलेगी, ठीक है, कोई बाहर का लफड़ा नहीं है, कम से कम एक बार जरूर खेलेगी। अब लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला आपका सिंगल लीग टूर्नामेंट, दूसरा आपका डबल लीग टूर्नामेंट। सिंगल लीग में क्या है, नाम ही सिंगल, यानी कि हर टीम जो है वो कम से कम एक बार खेलेगी, और डबल लीग में हर टीम जो 2 बार खेले। मान लो 10 टीम है तो 10 टीम आपस में 2 बार खेलेंगे डबल लीग में, और सिंगल लीग में 10 टीम आपस में एक बार खेलेंगे। देखो सिंगल लीग टूर्नामेंट, इसमें क्या देखो, इस प्रकार के टूर्नामेंट में भाग लेने वाली हर टीम टूर्नामेंट भाग लेने कम से कम एक बार खेलती है, आपको मैं बता दिया। मतलब जो भी टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है उसमें जितनी टीम भाग ले रही है उसमें से एक टीम एक बार कम से कम खेलेगी टीम, ठीक है। डबल लीग में क्या है, कम से कम जो टूर्नामेंट में भाग लेने वाली हर टीम जो है टूर्नामेंट में भाग ले रही है अन्य टीमों के साथ कम से कम 2 बार खेलती है। अब देखो लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के लाभ, इसके लाभ क्या है, बहुत सारे लाभ है। देखो हर टीम को अपनी कुशलता, क्षमता, योग्यता दिखाने का पर्याप्त अवसर मिलता है। अब उनको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब चांस मिलेगा, तो जो कहेंगे उनको जो है उनकी जो कुशलता जो है, उनका जो योग्यता है वो दिखाने का अवसर मिलेगा। दर्शकों को भी खेल दर्शकों को भी खेल को अधिक दिनों तक देखने का अवसर मिलता है। दर्शक जो है बहुत दिन तक खेल को देखते हैं, उनको भी फायदा होता है। खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन में बढ़ोतरी करने का उचित अवसर उपलब्ध होता है। मान लो इस राउंड में अच्छा नहीं खेल पाया तो अगले राउंड में खेलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा फायदा होता है। टूर्नामेंट के फॉर्मेट के कारण जो है अच्छी टीमें जो फाइनल में विजयी होती है, जो अच्छी टीम होती है वही फाइनल में जाती है, ठीक है। समझ गए आप समझते हैं लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के हानि, यानी जो लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट है इसकी क्या क्या हानि है ये आपको समझना है, ठीक है। देखो इस प्रकार के टूर्नामेंट लंबे समय तक चलते हैं, ठीक है, बहुत लंबे समय तक चलते हैं। दूर से आने वाली टीमों को अधिक धन और समय का व्यय होता है। मतलब मान लो कोई टीम दूर से आ रही है तो बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, बहुत ज़्यादा जो है समय का भी व्यर्थ होगा, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा देखो हर चीज़ का जो है सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव होता है, मतलब हर चीज़ का लाभ और हानि दोनों होता है, ठीक है। कई बार इतने लंबे आयोजन के कारण दर्शकों की खेल के प्रति रुचि भी कम हो जाती है। अब जो दर्शक उनकी रुचि भी कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा लंबा चलता है, ठीक है। लंबे समय तक चलने के कारण इस टूर्नामेंट का खर्च भी बहुत ज़्यादा अधिक होता है। जाहिर सी बात है, बहुत समय तक चलेगा तो उसका खर्च भी बहुत ज़्यादा अधिक होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, देखो मैंने आपके लिए ना बहुत ही इजी में बताया आपको वीडियो, ठीक है, आप समझ सकते हो, इतना आसान शब्द आपको बताया आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है, ताकि आप आपके दोस्तों का भला हो सके, ठीक है। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं भी जो आपके दोस्त हैं ना उनको जरूर ये वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और कमेंट अपना फीडबैक जरूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा।
तो मेरी तरफ से आप सभी के लिए जो आपका जो क्या कहते हैं आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा ढेर शुभकामनाएं। आपका एग्जाम बढ़िया जाए, आपके नंबर भी अच्छे आए। तो फिर मिलते हैं अपने अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।